इसके पहले हम लोगों ने नल पॉइंट, नल लाइन एंड नल प्लेन, ये डिफिनीशन, उससे रिलेटेड जो थ्योरम्स थे उसको हम लोगों ने किया है। अब हम लोगों को यहाँ ये सेंट्रल एक्सिस का लास्ट वर्क हम आज करने जा रहे हैं। इसके बाद से फिर से दूसरा ब्रांच शुरू किया जाएगा। तो इसकी क्या थ्योरम क्या है आपके सामने, इसको एक बार हम देखते हैं और फिर इसका प्रूफ कैसे किया जाएगा उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। प्रूव दैट ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस मे बी रिप्लेस्ड बाय टू फोर्सेस, वन ऑफ विच एक्ट अलोंग ए गिवन लाइन OA। इसमें ये कहा जा रहा है कि यदि कोई हमारा सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस है मतलब एक रिजिड बॉडी है, उस पर नंबर ऑफ फोर्सेस लगे हुए हो, तो उनको हम दो फोर्सेस में रिड्यूस कर सकते हैं। अब दो फोर्सेस में रिड्यूस हम लोग पीछे भी इससे आर्टिकल रिलेटेड किए हैं, लेकिन वहाँ क्या था कि वहाँ हमारा वो एक रेंज था, उस रेंज को हमको दो फोर्सेस में रिड्यूस करना था। यहाँ रेंज नहीं है, वहाँ हमको पूरे सिस्टम के जो फोर्सेस हैं उसको R और G में जो रिड्यूस करते हैं उसी को हमको दो फोर्स में रिड्यूस करना है। और उसमें भी एक कंडीशन दिया गया है कि जो दो फोर्स है उसमें एक लाइन दे दी गई है कि एक फोर्स उसमें इसी लाइन के अलांग वर्क करे, और तब हमारा दूसरा फोर्स किस लाइन के अलांग वर्क करेगा वो हम आर्टिकल पे डिपेंड करेगा। अब आप देखिए पूरा जो हमारा सिस्टम है उसको किस क्रम में उसको समझेंगे। तो हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी एक रिजिड बॉडी है उस पर नंबर ऑफ फोर्सेस लगे हों, तो उसमें किसी भी पॉइंट के थ्रू R और G में हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो कोई पॉइंट हमने ले लिया R और यह G, इस फॉर्म में ले लिया गया, ये हमारा कपल हो गया G और जो फोर्स हो गया वो R हो गया, इस फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं ऐसा हम लोग। अब इसी में क्या किया गया कि दिया गया है कि एक लाइन आपका OA, यह O है और यह A है। प्रूव द हाथ, हमारा जो ये सिस्टम है इस सिस्टम को किसी भी पॉइंट के थ्रू R और G में रिड्यूस कर लेते हैं और उसमें एक लाइन OA ये दिया गया है। अब हमको ऐसा करना है कि जो पूरा सिस्टम है जिसको R और G में रिड्यूस करने हैं, तो इस सिस्टम को हमको दो फोर्स में रिड्यूस करना है, लेकिन उस दो फोर्स में एक फोर्स हमारा OA के अलांग हो ऐसा हमको दिखाना है, और तब जो दूसरा फोर्स हो वो किस लाइन के अलांग आएगा ये हमारा कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। तो इस वर्क को करने के लिए देखिए हम करेंगे क्या। अभी तो आपका यह OA, R, OR और यह OG ये तीनों ही एक प्लेन पे है, लेकिन ये हमारा 3 डायमेंशन की स्टडी है, तो ये जरूरी नहीं कि हमारा, अब चूंकि यहाँ ब्लैक बोर्ड पे बनाना है इसलिए जो बनेगा वो हमारा सब एक प्लेन पे ही होगा। लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारा यह G है ये R है और ये हमारा OA लाइन है, यह OA लाइन है, तो ये तीनों एक प्लेन पे हों ये जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ जब ब्लैक बोर्ड पे बनाना है तो डेफिनेटली उसको हमको एक प्लेन में ही वो दिखेगा। जैसे हमारा यह OG हो गया, यह R का हो गया और यह OA है। अब ये तीनों एक प्लेन में नहीं है, लेकिन हमको यह OA लाइन दी गई है। तो अब इसको करेंगे क्या कि थोड़ा सा आप इसको समझ लो कि जो यह R है और जो यह G है, जो पूरे सिस्टम को रिड्यूस किया गया है, तो इस G के परपेंडिकुलर एक प्लेन लो, यानी जो यह G है इसका परपेंडिकुलर एक प्लेन लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, जो यह G है इसका परपेंडिकुलर प्लेन, तो इसी को हमने डिनोट कर दिया, यह O है, यह A OA आया हुआ है, इसी को हमने B कह दिया और इसको हमने C कह दिया। यह OBC एक प्लेन लिया जो G के परपेंडिकुलर है। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप पे क्या करना है कि जो यह OA है, अब आप थोड़ा सा यहाँ समझो, यह OA है आपका और यह R है, ये दोनों है। और इसके बाद जो एक प्लेन लिया गया है वो प्लेन हमने जो यह G है, इस G
के परपेंडिकुलर यह प्लेन लिया गया है ये। तो अब आपको करना यह है कि जब यह लाइन ओ ये और यह आर का, ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है। तो जब ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो जब दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके थ्रू एक प्लेन हमेशा ड्रा किया जा सकता है। तब क्या कर लो कि इन दोनों, जिस पर ये दोनों आवे, वो प्लेन यहाँ ड्रा किया, और तब जो यह जी के परपेंडिकुलर यह प्लेन है, उस प्लेन पर देखो कि ये प्लेन इसको कहाँ काट रहा है। तो जो काटा उसी को हमने ओसी कह दिया। तो देखिए अभी क्या किया गया, अभी हम लोगों ने यह जी के परपेंडिकुलर प्लेन लिया जिसको हमने बी ओ सी ऐसा कहा। अब यह ओ ए और आर का जो लाइन ऑफ एक्शन है, इन दोनों से दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ, तो इन दोनों के थ्रू हम एक प्लेन ड्रा करें, और वह जो प्लेन आया वो हमारा जो जी के परपेंडिकुलर ओ बी सी है, इस पे जहाँ काटा उसी को हमने कह दिया ओ सी। ये हमारा ओ सी हो गया, यानी दो लाइन हो गए। एक लाइन हमारा आपका ओ ए है, एक आर का है, और एक अब यह ओ ए ये है, और यह ओ ए आर, और उसके बाद इनसे होता हुआ जो प्लेन आया, ये प्लेन जो यह जी था, इस जी के परपेंडिकुलर प्लेन लिए हैं, तो यह प्लेन जहाँ काटा, ये प्लेन जहाँ काटा वही हमारा सी हो गया। यानी अब ये तीन एक प्लेन में हो गए, यह ओ ए, यह आर, और इन दोनों से होता हुआ प्लेन जो जी के परपेंडिकुलर है, उसको जहाँ काटा वही हमारा ओ सी है। तो यानी यह ओ ए और आर और यह ओ सी, ये तीनों एक प्लेन पे आए। तो ये पहला हम लोगों ने इसको ऐसे समझा। तो देखो पूरा सिस्टम आर और जी में रिड्यूस हुआ। इसमें ओ ये एक लाइन है, आर और जी को दो फोर्स में रिड्यूस करना है, जिसमें पहला फोर्स जो ये गिवन लाइन है उसके एलांग ही हो, और दूसरा फोर्स कहाँ जाएगा ये हमको डिसाइड करना है। तो अब हमने इस वर्क को करने के लिए अभी तक दो स्टेप, पहला जो जी है उस जी के परपेंडिकुलर एक प्लेन ले लिया। तो जी के जैसे जी है इसके परपेंडिकुलर प्लेन यह ले लिया, तो हमने उसी को बी ओ सी ऐसा कह दिया। अब आपका ओ ए और आर ये दोनों ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जब दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उसके थ्रू एक प्लेन हमेशा जाता है। तो इन दोनों से होता हुआ हमने प्लेन ड्रा किया, तो वह प्लेन जो जी का परपेंडिकुलर प्लेन है उसको जहाँ काटा, तो जहाँ काटेगा तो यह प्लेन, जैसे हमारा यह जी है, ये जी है, और एक कोई प्लेन जब इसको काटेगा तो वह एक लाइन में काटेगा, और जो लाइन है उसी को हमने ओ सी कह दिया। अब आपके पास दो लाइन हो गई, एक आपका ओ ए और एक आपका ओ सी। जो यह फोर्स है, इस फोर्स को इसके कंपोनेंट में रिड्यूस कर दो, कंपोनेंट में रिड्यूस करो। यानी आर का जो कंपोनेंट ओ ए के अलग आया उसको तुमने कह दिया P1, ये हमारा P1, और आर का जो यह ओ सी के अलग कंपोनेंट आया इसको हमने कह दिया P2। यानी फोर्स आर को दो लाइन, एक लाइन ओ ए और दूसरा ओ सी, इसके अलग इसके कंपोनेंट में रिड्यूस कर दो। तो इसका जो कंपोनेंट ओ ए के अलग आया उसको P1 कहा, और इसका जो कंपोनेंट ओ सी के अलग आया उसको हमने P2 कहा। तो अब आपके पास क्या क्या बच गया, पूरा सिस्टम था जिसको रिड्यूस किया तो जी और आर यह था, अब आर नहीं रहा, अब उसके बदले दो फोर्स, एक फोर्स ओ ए के अलग P1 और जो दूसरा हमारा फोर्स है वो हमारा P2। तो अब आर रिड्यूस हो गया। अब पूरे सिस्टम में क्या क्या बचा, एक जी, एक फोर्स P1 और एक फोर्स P2। अब यहाँ हमारा ये वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि हमको इस पूरे सिस्टम को केवल दो फोर्स में रिड्यूस करना है, और यहाँ दो फोर्स के अतिरिक्त अभी हमारा जी भी है, तो यह जी को भी हमको रिप्लेस करना होगा, केवल दो फोर्स में ही हमको ये रहना होगा। तो आप कपुल का यह जो जी है वो कपुल का मूवमेंट है,
और आप जानते हो कि यदि कोई हमारा एक फोर्स है, यदि इसको हम सपोज कर लो कि एफ ले है और इसी के पैरेलल हम दूसरा फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में एफ लें, तो अब ये दोनों फोर्स जिस पे लगता है वो हमारा एक कपुल फॉर्म करता है और वो कपुल का जो मोमेंट होता है वो मोमेंट एक फोर्स और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर लेंथ, यही इसका मोमेंट करता है। और जिस पर ये लगता है उस बॉडी को ये फोर्स रोटेट कराता है। तो जो रोटेट कराता है, तो जिस लाइन के अबाउट रोटेट कराता है वही एक्सिस ऑफ कपुल कहलाता है और वो एक्सिस से जिस प्लेन में होता है हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ये। तो अब आपको क्या करना है, यह जी का एक्सिस यानी यह जी हमारा कपुल का मूवमेंट है और ये जो लाइन है उस लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन हमने लिया है यह BOC, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो अब इसी प्लेन में क्या करो कि जो यह फोर्स है इसी प्लेन में ये हमारा OC है, क्योंकि OA और R दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन पास किया और ये प्लेन हमारा जो आ रहा है वह OBC, इस प्लेन को जिस लाइन में इंटरसेक्ट किया वही हमारा OC है। यानी OC जो G का परपेंडिकुलर प्लेन है उसी में ये लाइन है। यानी इस प्लेन और यह OA और OR दोनों के इंटरसेक्शन से जो प्लेन जाएगा दोनों से होता हुआ वो इस प्लेन को जिस लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा वही लाइन हमारा OC है। तो इसी प्लेन में जो आपका यह P2 है, इस P2 के अपोजिट तो क्या कर लो, एक फोर्स लो इसके अपोजिट और उतना ही लो जो हमारा यह P2 है। यानी जितना ही आपका मैग्नीट्यूड P2 का है उतना ही आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में लो, लेकिन यह P2 अतिरिक्त है, ये दिया नहीं है। अब आप क्या कर लो कि जो यह कपुल का मोमेंट G है, इस G में P2 का जो मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड करो। ये G की जो न्यूमेरिकली वैल्यू है उस न्यूमेरिकली वैल्यू में जो P2 का मैग्नीट्यूड है, ये फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है, इसके मैग्नीट्यूड में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो और जितना लेंथ आया सपोज कर लो कि वह हमारा स्मॉल p है, स्मॉल p है। अब जो यह लाइन ये जो यह OC है, इस OC के परपेंडिकुलर यह लाइन लो, OC के परपेंडिकुलर। ये देखो ये C लिया गया, इसको D लो, ये हमारा C पहले से है। तो अब इस प्लेन पे क्या कर लो कि जो यह लाइन है OD, इसके परपेंडिकुलर यह लाइन लो OC, OD के परपेंडिकुलर। और इसी में आपका जो यह लेंथ आया है P, उतना लेंथ ले लो, यह लेंथ P। और फिर इस P से इसके पैरेलल एक और लाइन ड्रा करो। यदि यह O है तो इसको O डैश कहा और इसको हमने D डैश कहा, यानी OD के पैरेलल O डैश D डैश यह ले लो। और इसमें फिर एक फोर्स लो और P2, यह P2। अब आप देखो दो फोर्स हमने अतिरिक्त लिया है, इस चीज को केयर करो। दो फोर्स हमने लिया है, एक P2 और यह P2, ये दोनों पैरेलल और अपोजिट है, इसलिए यह कपुल फॉर्म करेगा। तो जो कपुल फॉर्म करेगा उसका मोमेंट का, और ये दोनों किस प्लेन में है, जो यह G है इस G का परपेंडिकुलर प्लेन, यानी G, अब आप समझिए यह G है, ये G है, इसी G का परपेंडिकुलर यह प्लेन है। और इसी प्लेन में जो आपका यह OA है और जो यह R है, इन दोनों से होता हुआ जो प्लेन आया वो प्लेन जो इसको काटा वही हमारा OC है, यह OC। इसी प्लेन में हमारा, इसी प्लेन में यह OC है, इसी प्लेन में इसको आगे बढ़ाओ, उसको हमने सपोज ये OD है और इसको सपोज कर लो ये अपोजिट डायरेक्शन में OD डैश ऐसा लिया। यानी हमारा जो यह प्लेन यह G का परपेंडिकुलर प्लेन
इस प्लेन में जो यह OA है, जी का परपेंडिकुलर प्लेन लिया, और इसी में जो यह OA है और R है, इन दोनों से होता हुआ जो प्लेन आया, वो प्लेन हमारा इसको जो काटा वही हमारा OC OD है। इसी में ऑपोजिट डायरेक्शन में तुमने एक और लाइन लिया, और जो यह लाइन लिया है इसी का परपेंडिकुलर लाइन लिया OC, और उस OC पर जो ये मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड की जो ये लेंथ है या P, उतने लेंथ पर फिर पैरेलल लाइन, यानी दोनों पैरेलल लाइन, आपका ये पैरेलल लाइन, ये और यह पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन जो G के परपेंडिकुलर प्लेन है उसी पर है ये। इसके बीच का जो लेंथ है वो हमारा स्मॉल p, जिसकी वैल्यू G के मैग्नीट्यूड में P2 से डिवाइड कर, तो अब देखो इसी प्लेन पर है, तो यह एक कपल फॉर्म किया, यह P2 और यह P2, ये दोनों कपल फॉर्म किया, और इसका मोमेंट क्या होगा, एक फोर्स और बीच का डिस्टेंस, तो यानी यह P2 और P2 और P, ये हमारा हो गया इसका P2 इंटू P, ये दोनों का, इसका और इसका मोमेंट हो गया, ये मोमेंट हो गया, तो ये मोमेंट है। लेकिन यहां से देखोगे कि P2 इंटू P यही किसके इक्वल है, G के, ये P2 इंटू P ये G के, यानी जो G है वो इन दोनों कपल में रिड्यूस्ड हो गया, इसमें और इसमें, और हमेशा इसकी एक्सिस जो है वो इसके जिस प्लेन में उसके परपेंडिकुलर, तो चूंकि ये G के परपेंडिकुलर प्लेन में ही दोनों लिया गया, इसलिए इन दोनों का भी एक्सिस वही G का ही आएगा, यानी अब यह G नहीं रहा, वह इस P2 और इस P2 पे रिड्यूस्ड हो गया, इसका भी मोमेंट और जो लाइन ऑफ एक्शन है वो वही है जो G का है, तो यानी अब G रिड्यूस्ड हो गया इस P2 और इस P2 में। तो अब आप देखो पूरा सिस्टम R और G में रिड्यूस्ड हुआ, और फिर यह R P1 और यह P2 में रिड्यूस्ड हुआ, अब R नहीं रहा तो P1 P2 और G यह था, अब इसे G को भी रिड्यूस्ड किया, यह P2 और ये P2, ये P2 तो तुम्हारा R का कंपोनेंट है, लेकिन जो कपल फॉर्म किया वो ये P2 और इसके पैरेलल और अपोजिट ये है, तो ये दोनों में P2 और P, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो यह इसका मोमेंट हुआ, और ये मोमेंट यहाँ से G के इक्वल आ गया, तो अब यह G में रिड्यूस्ड हो गया, यह P2 और इस P2 में A आ गया, तो अब पूरा सिस्टम में क्या क्या बचा, P1 P2, यह P2 और ये P2, अब ये P2 और ये P2 दोनों अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ दो फोर्स बचा, एक आपका यह P1 जो OA के अलग है, और एक आपका P2 जो O' जो OD के पैरेलल है, इसके अलग है। तो जो पूरा सिस्टम था वो दो फोर्स में रिड्यूस्ड हो गया, एक तो गिवन लाइन OA के अलग ही है P1, और दूसरा हमारा जो O' है इसके अलग। तो देखो पूरे सिस्टम को जो ये दो फोर्स P1 और P2 पे रिड्यूस्ड हुआ, इन्हीं फोर्सेस को हम कॉन्जुगेट फोर्स कहते हैं। यानी कॉन्जुगेट फोर्स क्या हुआ कि पूरे सिस्टम को जब दो फोर्स में रिड्यूस कर लेते हैं तो वे दोनों फोर्स कॉन्जुगेट फोर्स कहलाते हैं। और जो यह लाइन OA यानी जिसके अलग एक कॉन्जुगेट फोर्स वर्क किया है, और दूसरी लाइन जो O' है जिसके अलग दूसरा कॉन्जुगेट फोर्स वर्क किया है, तो ये दोनों लाइन कॉन्जुगेट लाइन कहलाती है। तो कॉन्जुगेट लाइन और कॉन्जुगेट फोर्स ये हम लोगों ने ये पाया, ये आपका कंप्लीट आर्टिकल है। लेकिन देखो तुमने क्या किया, करने के लिए आप पूरे सिस्टम को यह G और R पूरे सिस्टम को हम लोग पहली आर्टिकल जो इसमें किए हैं मैकेनिक्स में, वो एक नंबर ऑफ फोर्सेस लगे हो, तो किसी भी पॉइंट के थ्रू R और G में रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबको R में और G में रिड्यूस कर लिया, ये पहला वर्ग। अब उसके बाद से ये लाइन दी गई है
कि इस पूरे आर और जी में जो रिड्यूस हुआ उसको केवल दो फोर्स में अब रिड्यूस कर रहा है, और वो दो फोर्स में एक फोर्स इस ओ ए के अलग ही हो। तब हमने क्या किया, यह ओ ए लाइन दी गई है, तो अब जो वर्क हम कर रहे हैं तो जी का परपेंडिकुलर एक प्लेन लो, और इस प्लेन में जो ओ ए लाइन है और आर का लाइन ऑफ एक्शन है, इन दोनों से होता हुआ, जैसे आपका यह ओ ए है और यह आर है, तो इन दोनों से होता हुआ एक प्लेन लिया, तो ये प्लेन जो जी का परपेंडिकुलर है वो जहां काटा उसी को हमने ओडी कह दिया, वो हमारा ओडी हो गया। तो यह ओडी, तो ये लाइन हो गया। अब यह आर को तीन लाइन यानी ओ ए, आर और ओडी, ये तीनों एक प्लेन में है। तो इस एक प्लेन में तो आर को इसके कंपोनेंट में रिड्यूस करो, तो आर का एक कंपोनेंट ओ ए के अलग और एक कंपोनेंट ओ डी के अलग। तो जो ओ ए के अलग आया उसको हमने P1 कहा, और ओ डी के अलग जो आया वो P2, यानी पूरा सिस्टम आर और जी में रिड्यूस हुआ था। आर हमारा अब रिप्लेस हो गया P1 और P2 में, तो यानी अब P1, P2 और जी ये था, लेकिन पूरे सिस्टम को केवल दो फोर्स में रिड्यूस करना है। अभी जी हमारा बचा हुआ है, इस जी को रिड्यूस करो, तो जी हमारा है क्या, एक कपुल का मूवमेंट है जिसकी एक्सिस ओ जी के अलग है। तो अब आप क्या करोगे कि इसको दो फोर्स यानी उसको कपुल में इस जी को ऐसा कपुल पाओ जिसका मोमेंट जी के इक्वल ही हो। तो उसके लिए क्या किया गया कि जो जी का परपेंडिकुलर प्लेन था उसी प्लेन में आपका जो ओडी है, उसी प्लेन में ओडी के को और आगे बढ़ा दो, तो और आगे बढ़ाओगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन हो गया। उसी लाइन को हमने यह ओडी इस डायरेक्शन में, तो ओ डी डैश इसके अपोजिट में। अब इसमें एक फोर्स लो P2, जो ये फोर्स है उतना ही फोर्स उसी मैग्नीट्यूड का यहाँ P2 लो, और तब जो इस जी को रिड्यूस करना है तो जी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसमें P2 से डिवाइड करो, और जितना लेंथ आया जो यह डी डैश ओ डी है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन लो OC, इस OC पर जो ये लेंथ आया है उतना लेंथ ले लो, और फिर इसी के पैरेलल एक दूसरी लाइन लो, और उस लाइन के बीच का लेंथ जो यह P आया है वही आ गया। तो जो यह P2 है इस पर फिर P2 लो, तो अब ये P2 और यह P2 यानी ओ डी डैश के अलग और ओ डैश डी डैश के अलग। अब देखो ये डी डैश दो बार आ गया है, तो अब यहाँ इसको ए ओ डी को छोड़ करके यह ओ डैश ई ले लो, दूसरा नाम दे दो, तो अभी आ गया हमारा यह ओ डी और ओ डी डैश, इसी के पैरेलल तुम्हारा ओ डैश ई है, तो यह ओ डी डैश के अलग P2 और ओ डैश ई के अलग P2, ये दोनों कपुल फर्क पड़ेगा। अब इस कपुल का मोमेंट निकालने के लिए एक फोर्स और बीच का ये लेंथ, तो ये मोमेंट आ गया, लेकिन जो हम P यहाँ पाए हैं वो G बाई P2, यानी इस G की वैल्यू P2 इंटू P, तो यह वैल्यू जो इन दोनों का मोमेंट था वो G के इक्वल आ गया, यानी जो G हुआ वो न्यूमेरिकली जो उसका मोमेंट हुआ वो इन दोनों के फॉर्म में आ गया इस कपुल के। लेकिन इसका एक्सिस क्या होगा, तो एक्सिस हमेशा जिस प्लेन में कपुल होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए जी का यह परपेंडिकुलर प्लेन में ही ये कर रहे हैं कि उसकी एक्सिस यही हो जाए। तब हमारा जी रिड्यूस हो गया इस P2 में और P2 में, यानी पूरा सिस्टम रिड्यूस हुआ था RG में, R रिड्यूस हुआ P1 P2 में, और फिर यह जी भी रिड्यूस हुआ इस P2 और इस P2 में। तो यह P2 और ये P2 अपोजिट है, सेम मैग्नीट्यूड है, इसलिए न्यूट्रलाइज कर दिए, इसका सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब इफेक्टेड कौन कौन रहा, P1 वो ये के अलग और P2 ओ डैश ई के अलग। तब हमारा जो ये दोनों फोर्स हुए जो पूरे सिस्टम को इन दोनों में रिड्यूस कर लिया गया, ये दोनों हमारा कॉन्जुगेट फोर्स कहलाएगा, और जो ये दोनों लाइन होगी वो हमारा कॉन्जुगेट लाइन होगा। ये हमारा कंप्लीट वर्क हुआ। अब इस वर्क को एक बार लिखते हैं, लिख लो, कैसे लिखेंगे सब। सिस्टम ऑफ
forces can be reduced to a force R and a couple G through any arbitrary point O। पहला वर्क हमने किया कि पूरे सिस्टम को किसी भी पॉइंट O के थ्रू हमने R और G में रिड्यूस कर लिया है, ये पहला वर्क। अब दूसरा, आप G के परपेंडिकुलर एक प्लेन लो। We take a plane BOC perpendicular to the line of action of G, यानी G का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके परपेंडिकुलर प्लेन एक लिया जिसको हमने BOC कहा। अब हम इसके बाद OA और R इससे होता हुआ एक प्लेन ड्रा करेंगे। तो we draw a plane through OA एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ R जो है उसका एक नाम दे दें हम कोई। तो यह अभी जो नाम आ गया है उसको रहने दो, हमने OF ऐसा कर लिया। तो हमने क्या किया, आप चाहो तो शुरू से इसको क्रम से नाम दे सकते हो। तो समझने के लिए आप समझ गए हैं, इसका नाम फिर से आप दे लो जैसे जिसकी जब जरूरत पड़े। हम अभी OA लिए हैं या F न लो। तो हमने क्या किया कि यह G लिया, G के परपेंडिकुलर हमने BOC एक कर लिया। अब आप क्या कर लो कि जो OA का लाइन ऑफ एक्शन है इसको अभी नाम कोई न दे, नाम हम अपने आवश्यकता अनुसार जब जब आएगा लिखते जाएंगे। यह OA गिवन लाइन है। अब यह OD इसके अलावा हमने R को ले लिया। तो हर बार हमको लाइन ऑफ एक्शन न लिखना पड़े तो ये लाग OD ऐसा लिख सकेंगे। अब यह जो G है इसका रहने दो, एक बार जरूरत थी हमने लिख लिया है। तब हमने क्या किया कि अब वी ड्रा ए प्लेन थ्रू OA एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ R that is OD which intersect the plane BOC at the line OE। अब देखो जो नाम हम आगे बढ़ाते जाएंगे, OD आ चुका है तो अब OE। तो यह OA OD इसके थ्रू हमने प्लेन ड्रा किया और वो प्लेन जो यह BOC जो G के परपेंडिकुलर प्लेन है उसको इंटरसेक्ट करता है एक लाइन में OE, ऐसा हमने कर लिया। अब आप क्या करोगे, देखोगे कि OA OD OE ये तीनों एक प्लेन में है। 10 OA OD and OE are coplanar। 10 OA OD OE lie on one plane। ये तीनों एक प्लेन में ड्रा कर रहे हैं।
अब इसके बाद आर के कंपोनेंट इस ओई और ओए के अलग ले लो। वी रिजॉल्व फोर्स आर इनटू टू फोर्सेस से P1 and P2 along OA and OE। OA और OE के along इस R को हमने रिड्यूस कर दिया, तो अब R रिड्यूस हो गया P1 और P2 के along। अब हमको क्या करना है कि जो यह G है इस G को भी रिड्यूस करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, we take a force P2 opposite to OE, that is along O D डैश, यही हमारा O D डैश है। इसके अलग हमने यह एक फोर्स P2 ले लिया। अब आप क्या करोगे कि लेट G बाई P2 इज इक्वल टू P। G में हम P2 से डिवाइड करें और जो लेंथ आया उसको हमने P कह दिया, तो वी टेक ए फोर्स P2 opposite to OE, that is along O dash D, let G by P2 is equal to P। Now we draw a line parallel to D dash OE at distance स्मॉल p। अब इस लाइन के पैरेलल p डिस्टेंस पर एक दूसरा हमने लाइन लिया और इसी को यह O डैश, अब यह O डैश E डैश ऐसा हमने कह दिया। तो नाउ वी ड्रा ए लाइन पैरेलल टू D डैश OE एट डिस्टेंस P ऑन द प्लेन। ये वही प्लेन जो G का परपेंडिकुलर है, BOC, ऑन द प्लेन POC। अब इसका नाम भी दे दो, नाउ वी ड्रा ए लाइन, अब इसका नाम दे दो O डैश E डैश, जिससे आपको बार बार इतना लिखना न पड़े। तो वी ड्रा ए लाइन O डैश E डैश पैरेलल टू D डैश OE एट डिस्टेंस P ऑन द प्लेन BOC। BOC वही प्लेन है जो G का परपेंडिकुलर है। तो ये बात हो गई। तो जो यह O डैश E डैश आया, इसी के अलग फिर एक फोर्स लेंगे P2। वी कंसीडर a force P2 along O dash E dash, thus force P2 along OD dash along OD dash
and O dash E dash form a couple whose moment is equal to एक फोर्स P2 और बीच का परपेंडिकुलर लेंथ P, और यह P2 इसी से, इसको कोई इक्वेशन नहीं दिया गया है तो इसको हम सपोज कर सकते हैं कि सपोज कर लो इसको 1 ऐसा ले लो, ये 1, क्योंकि यही से P इंटू P2 यह G देगा, तो दिस इज इक्वल टू G फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से जो इसका मोमेंट है, यानी जो यह G है वो रिड्यूस्ड हो गया इस कपुल में, दैट इज कपुल G reduced to couple P2 along OD dash and O dash E dash. Force P2 along OD dash and along OE are same and opposite hence they neutralized each other। अब ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, तब कौन कौन सा फोर्स बच गया, तो ये दोनों न्यूट्रलाइज हो गए, तब हमारा नाउ फोर्स P1 along OA and force P2 along O dash E dash are remained यही दो बच गए हमारे फोर्स P1 और P2। The forces P1 and P2 are called conjugate force and the lines OA and O dash E dash are called conjugate lines। इस तरह से एक कंप्लीट आपका आर्टिकल हुआ और इसको आपने समझ लिया है। फिर इसको कैसे लिखेंगे ये भी आपको बता दिया गया है। फिर इसके बाद एक थ्योरम और शेष है, उस थ्योरम को करके फिर सेंट्रल एक्सिस को हम ड्रॉप करेंगे। अब एक थ्योरम दिया गया है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट लाइन ऑफ ए गिवन लाइन। एक कोई लाइन
इसका सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन दे दिया गया है, इसके कॉन्जुगेट लाइन का हमको इक्वेशन लिखना है। तो किसी भी लाइन के कॉन्जुगेट लाइन इक्वेशन लिखने का एक मेथड होता है जिस मेथड से हम निकालते हैं। जो लाइन दी गई है उस पर कोई 2 पॉइंट हम डिटरमिन करते हैं, 2 पॉइंट निकालते हैं, और पहले पॉइंट पर भी जो उस लाइन पर हो उसका नल प्लेन का इक्वेशन लिख लेते हैं, और जो उस पर दूसरा पॉइंट हम डिटरमिन करेंगे उस पॉइंट का भी नल प्लेन का इक्वेशन लिख लेंगे। तो जो दोनों नल प्लेन होंगे तो 2 प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन मिलता है। तो एक लाइन जिसके कॉन्जुगेट लाइन का इक्वेशन लिखना है उस पर 2 पॉइंट डिटरमिन कर लो और दोनों पॉइंट पर नल प्लेन का इक्वेशन लिखो, और तब ये दोनों नल प्लेन जिस लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे वो लाइन गिवन लाइन का कॉन्जुगेट लाइन कहलाएगा। तो इस वर्क को हमको करना है। तो सबसे पहले इसके लिए करते हैं कि जो लाइन दी जाए उसके 2 पॉइंट को डिटरमिन करो। तो एक तो सिमेट्रिकल फॉर्म में दिया गया, तो x माइनस एफ बाई एल इक्वल टू वाई माइनस जी बाई एम इक्वल टू जेड माइनस एच बाई एम। तो सिमेट्रिकल फॉर्म में जो लाइन का इक्वेशन होता है वो इस पॉइंट से वो पास करने वाला होता है। तो ये लाइन जो आपका है एफ जी एच से पास कर रहा है, तो एफ जी एच, तो इस पर एक आपको मिल गया। अब क्या कर लो दूसरा पॉइंट कि ये लाइन जैसे हमारा यह लाइन है तो एक्स वाई प्लेन को जिस पर इंटरसेक्ट करे, जैसे हमारा ये एक्सिस है, ये आपका 0 ओरिजिन है, एक्स है, वाई है और जेड है, ऐसा है, और कोई एक लाइन है, वो लाइन एक्स वाई प्लेन को जहाँ ये लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ हमारा जेड की वैल्यू 0 हो जाएगा और एक्स और वाई रहेगा। तब हम क्या करते हैं कि यह लाइन यदि एक्स वाई प्लेन को इंटरसेक्ट करे तो जेड को 0 कर दो और तब एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू निकाल लो, वह इस लाइन का दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो यही 2 पॉइंट हम डिटरमिन करते हैं। तो अब लिखो we find 2 points of the given line। जो given line है उस पर हम 2 पॉइंट पाते हैं। तो एफ जी एच इज ए पॉइंट on the line 1, for second point the line 1 intersect on XY plane where Z is equal to 0, दैट इज। अब देखो दूसरा पॉइंट लेने के लिए एक्स वाई प्लेन को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ जेड 0 हो जाएगा। तो आपका क्या हुआ, एक्स माइनस एफ बाई एल y माइनस जी बाई एल, और यह z 0 हो गया तो यह 0 माइनस एच बाई एल ऐसा हुआ। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ से देखिए a इधर जाएगा तो माइनस एल एच बाई एल, और यह f इधर जाएगा तो यानी यह f माइनस एल एच बाई एल, ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया। और y कोऑर्डिनेट के लिए देखो यही वैल्यू a माइनस एम एच बाई एल, और माइनस जी उधर जाएगा तो प्लस, तो यह g माइनस एम एच बाई एल, ये हमारा y कोऑर्डिनेट हो गया। और z कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन में इंटरसेक्ट करेगा तो 0 होगा ही। तो हमारा ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो पहले अब क्या किए कि जो लाइन है वो सिमेट्रिकल फॉर्म में रहेगा तो ये जो भी रहेगा उस पॉइंट से पास करेगा।
और दूसरा ये लाइन एक्स वाई जेड में से किसी पर एक को इंटरसेक्ट कराते हैं, तो जब यह एक्स वाई प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ जेड की वैल्यू 0 हो जाएगा। यदि यह वाई जेड को इंटरसेक्ट करेगा तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जिस प्लेन में इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा वहाँ से उसको छोड़कर, जैसे एक्स वाई में किया प्लेन पे तो जेड 0, वाई जेड में करेगा तो हमारा एक्स 0 और जेड एक्स में करेगा तो वाई 0। तो जिसमें करेगा एक किसी को ले लेते हैं। तो हमने एक्स वाई प्लेन में इंटरसेक्ट कराया, जेड की वैल्यू 0 हो गया और एक्स की वैल्यू निकाल लो, वाई की वैल्यू निकाल लो। अब ये जब 2 पॉइंट डिटर्मिन हो गए तो दोनों पर नल प्लेन का इक्वेशन लिखो। तो इक्वेशन आप नल प्लेन एट द पॉइंट एफ जी एच पर जो नल पॉइंट होगा और नल प्लेन उसका इक्वेशन। तो देखो नल प्लेन के इक्वेशन के लिए आपको बताया गया एल एम एन ये लिया गया और कोऑर्डिनेट एफ जी एच, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड इस फॉर्म में लिया गया था। अब आपको लिखना होगा तो यह एल माइनस जी जेड और प्लस में आ जाएगा एच वाई ये स्मॉल एक्स माने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट रहेगा तभी इक्वेशन होगा, ये करंट कोऑर्डिनेट और प्लस एम माइनस एच एक्स और प्लस एफ जेड ए स्मॉल वाई और प्लस एन और माइनस एफ वाई और प्लस जी एक्स और यह स्मॉल जेड इज इक्वल टू एल कैपिटल एल प्लस एम कैपिटल एम प्लस एन कैपिटल एन, यही हमारा आता है। चाहे स्मॉल या गिवन लाइन का डायरेक्शन कोसाइन या रेशियोज होता है और कैपिटल एल कैपिटल एन एक्स वाई जेड के अबाउट जो मूवमेंट होता है वो होता है। तो ऐसा लिख लिया गया। तो ये हमने एक पॉइंट का ये हमने नल प्लेन लिख लिया, इसको इक्वेशन 1 लेंगे। अब यही वर्क आपको लिखना है नल प्लेन का। अब जो इस पर दूसरा पॉइंट लिया गया है यह इस पर इक्वेशन आप नल प्लेन एट सेकेंड पॉइंट एफ माइनस एल एच बाई एन और यह जी माइनस एल एच बाई एन और यह 0 इज। अब क्या फर्क आ जाएगा इसमें, ये जो लिखा गया है जहाँ जहाँ एफ है एफ माइनस एल एच बाई एन, जहाँ जी है जी माइनस एम एच बाई एन और जहाँ जेड होगा वो 0 हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ से ये जेड नहीं है एच है, ये हमारा एफ जी एच, तो एच आपका 0 हो गया है। तो यहाँ से यह एल माइनस जी की वैल्यू जी माइनस एम एच बाई एन, तो एल माइनस जी और यह जेड और एच आपका 0 हो जाएगा। तो एच 0 हो गया, उसको आप छोड़ दें, एक्स ऐसा आ गया और प्लस यहाँ से एम और माइनस एच फिर 0, तो यह एफ आपका प्लस है, तो यह एफ माइनस एल एच बाई एन एफ जेड और यह वाई और प्लस यहाँ से एन माइनस एफ है, तो एफ आपका एफ माइनस एल एच बाई एन
और वाई और प्लस जी, तो यह जी माइनस एम एच बाई एन और एक्स तो यह एक्स वाई और यह जेड। ये एक्स का कोफिशिएंट में जी की जगह जी माइनस एम एच यहाँ 0 है, तो इस तरह से इनकी वैल्यू को हमने लिख लिया ए जेड, और फिर यहाँ एल और कैपिटल एल देखिए फार्मूला में हम लोगों ने मिस्टेक किया है, एल एफ है, एल एफ और ये नल प्लेन का जो इक्वेशन लिखा गया ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ से कैपिटल एल एफ, कैपिटल एम जी और कैपिटल एन एच, ये हमारा नल प्लेन हुआ, ये पहला नल प्लेन। तो अब वही देखो, ये कैपिटल एल ये वैल्यू आएगा कैपिटल एल और एफ, तो यह एफ माइनस एल एच बाई एन एल एफ और प्लस एम जी, तो एम जी का मतलब हुआ जी माइनस एम एच और बाई एन और एन एच, एच आपका 0 है इसलिए ये आपका 0 हो जाएगा, एन इंटू 0 ऐसा हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करोगे तो देखिए आपका इसी से आप लिख सकेंगे यहाँ से यह एल माइनस जी एन, यानी यह एल माइनस जी एन और माइनस यह एम एच और टोटल बाई एन यह वैल्यू और यह जेड एक्स और प्लस यह एम और प्लस ये वैल्यू एफ एन माइनस एल एच और टोटल का बाई एन और यहाँ से यह जेड, फिर यह वाई और प्लस यह एन और माइनस एफ एन माइनस एल एच टोटल का बाई एन वाई और प्लस जी एन माइनस एम एच टोटल का बाई एन और यह एक्स और यहाँ से आ गया आपका स्मॉल जेड, ये वैल्यू इज इक्वल टू यह वैल्यू एल और एफ एन माइनस एल एच टोटल का बाई एन और यहाँ से प्लस एम जी एन माइनस एम एच और टोटल का बाई एन ऐसा है। अब आप चाहें तो इसमें एन से टोटल में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह एल एन, ये आपका एल एन, दिस इम्प्लाई एल एन और माइनस जी एन माइनस एम एच और यह जेड एक्स प्लस एम एन और प्लस एफ एन माइनस एल एच जेड वाई और प्लस यहाँ से आपको मिल जाएगा एन एन माइनस एफ एन माइनस एल एच वाई
और प्लस जी एन माइनस एम एच एक्स और यह जेड, टोटल का डिनोमिनेटर एन और ये वैल्यू एल और यहाँ से यह एफ एन माइनस एल एच और प्लस एम और यह जी एन माइनस एम एच। इस तरह से हमारा प्लेन 2 हो गया, ये प्लेन 2 हो गया। अब आप प्लेन 1 और प्लेन 2 इन दोनों के एक साथ जब लेंगे तो इस तरह से ये जो दूसरा पॉइंट था उस दूसरे पॉइंट पे हम लोगों ने नल प्लेन का इक्वेशन लिख लिया। ये हमारा 1 है, इसको हमने 2 कर लिया। और 1 और 2 ये दोनों एक साथ जब लिखे जाएंगे तो जब दो प्लेन एक साथ लिखे जाते हैं तो वह एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है और वो लाइन ही हमारा गिवन लाइन का कॉन्जुगेट लाइन कहला जाएगा। तो प्लेन 1 and 2 gives together a line which is conjugate line of given line 1। ये आपको चेंज करना पड़ेगा। 1 तो ये है, 2 और यहाँ से 3 ये आ गया। तो अब आप यहाँ से लिख सकेंगे कि ये प्लेन 2 and 3, प्लेन 2 and 3 गिव टुगेदर ए लाइन which is conjugate line ऑफ गिवन लाइन 1। जो लाइन 1 दी गई है उसी का एक कॉन्जुगेट लाइन हुआ। तो एक कैलकुलेशन किया गया, लेकिन देखो क्या किया, कोई गिवन लाइन दी गई है और इस गिवन लाइन पर इसका कॉन्जुगेट लाइन निकालना है तो 2 पॉइंट निकालेंगे और दोनों पॉइंट पे नल प्लेन का इक्वेशन लिख लेंगे। वो दोनों नल प्लेन को जब एक साथ लिखेंगे तो हमारा किसी लाइन का वो सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन देगा और वही लाइन गिवन लाइन का कॉन्जुगेट लाइन कहा जाएगा। तो वही वर्क हमने किया कि यह एफ जी एच एक पॉइंट था, एक्स वाई प्लेन दैट इज जेड इज इक्वल टू 0, चाहे ये इंटरसेक्ट करेगा एक्स वाई प्लेन को, जेड की वैल्यू 0 होगा और एक्स और वाई की वैल्यू ये हो गया। इस पॉइंट पर हमने नल प्लेन का इक्वेशन ये लिख लिया और इस पॉइंट पे नल प्लेन का इक्वेशन लिखते समय जो ऊपर दिया गया है उसी में जहाँ जी रहेगा तो यहाँ जी माइनस एम एच बाई एन और जहाँ एफ रहेगा एफ माइनस एल एच बाई एन और जहाँ एच रहेगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट को यहाँ रखा और रखने के बाद ये 2 प्लेन आए और ये दोनों प्लेन जब एक साथ लिए जाएंगे तब ये हमारा एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा और वो जो लाइन होगा वही गिवन लाइन का हमारा कॉन्जुगेट लाइन होगा। इस तरह से जो सेंट्रल एक्सिस था, सेंट्रल एक्सिस में 2 क्वेश्चन DDU यूनिवर्सिटी में 20 नंबर पूछा जाता है और इस तरह से कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कहीं का भी कोई व्यक्ति है, यदि इस चीज़ को पढ़ रहा है तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक के बाद एक कैसे डिसाइड किया जाएगा उसको किया। और फिर अब नेक्स्ट जो वीडियो हम देंगे वो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अब तक जिस पैटर्न पे आप पढ़ते रहे उससे थोड़ा हम आपको और इजी बनाने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ हम लोग फिर एक बार मिलेंगे।